साल दोम के अज़ीज़ तलबा व तालबात, आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 रमूज़ अफ़ाफ़ से मुतल्लक़ है। ये ऐसी अलामात हैं जिनकी मदद से किसी इबारत को दुरुस्त तरीके से पढ़ा जा सके, यानी इबारत को समझने के लिए कुछ अलामतों का इस्तेमाल किया जाता है। देखें, रमूज़ रमज़ की जमा है और इसके मानी बनते हैं इशारा, और भी इसके मानी हैं, लेकिन मुख्तसर मैं बता रहा हूँ कि इशारा करना या इशारा। औकाफ वक़फ़ से निकला है, वक़फ़ की जमा है जिसके मानी रुकना, ठहरना, रुकना वगैरह है। ये दोनों अरबी ज़ुबान के अल्फाज हैं। मसलन इस बात को समझने के लिए हम एक मिसाल यहाँ रखते हैं। लिखा हुआ है रोको मत जाने दो। मैं रोको पे ठहरा हूँ, रोको मत जाने दो। उसके बाद अगर मैं कहूँ रोको मत जाने दो तो बात का मफ़हूम बदल जाएगा। अगर वैसे कह दूँ रोको मत जाने दो, पता ही नहीं चलेगा। रोको पे मैं रुका तो इसका मतलब रोकना है, रोको मत पे रुका तो इसका मतलब है मत रोकना है, रोकना ही नहीं, जाने देना है। इसी तरह से अगर हम कोई नाम है, मसलन एक बड़ा क्रिकेटर हमारा साबिक़ कप्तान वसीम अकरम, तो अगर हम सिर्फ वसीम अकरम लिख दें तो ये एक शख्सियत बन जाएगी। लेकिन अगर इसके दरमियान हम सक्ता डाल दें तो इसका मतलब ये होगा ये दो लोग हैं, वसीम और अकरम। तो इस तरह से ये अलामतें जो हैं हमें वाज़े कर देती हैं कि हमने कहाँ पे ठहरना है और इस इबारत का सही मफ़हूम किस तरह से अदा होगा। अब हम अलामतों की तरफ आते हैं। पहली अलामत सक्ता है। ये अलामत इबारत में सबसे कम ठहराव को ज़ाहिर करती है, यानी सक्ता जो है ये इबारत में बहुत वक्फ़े खफ़ीफ़ है, यानी इसको वक्फ़े खफ़ीफ़ भी कहते हैं, बहुत थोड़ा वक्फ़ा। अलामत इसकी आप देखें, ये सामने है, ये अलामत है इसकी, कोमा। मिसाल अकरम, असलम, माजिद और साजिद गहरे दोस्त हैं। देखें, नामों के दरमियान में, अस्मा के दरमियान में, शख्सियात के दरमियान में हमने जो है वो सक्ता की अलामत डाली, इसलिए तखसीस हो गई कि ये अलग-अलग लोग हैं। इस तरह से ये शहर हैं पाकिस्तान के, कराची, लाहौर, पेशावर, इन तीनों के दरमियान हमने सक्ता की अलामत डाल दी, और कोयटा पाकिस्तान के मशहूर शहर हैं। इस तरह से सक्ता जो है, जैसे अल्लामा इकबाल की किताबें हैं, बाले जबरील, बांगे दरा, प्यामे मशरक, अरमगाने हिजाज, सब के दरमियान में सक्ता आ जाएगा। दूसरी अलामत जी वक्फ़ा, निसफ़ वक्फ़ भी कहते हैं। इबारत में सक्ता से ज़्यादा ठहराव को ज़ाहिर करने वाली अलामत है, यानी इबारत में जब हम सक्ता से ज़्यादा हमें तवक्कुफ़ करना पड़ता है, ठहरना पड़ता है, रुकना पड़ता है, तो ये अलामत हम इस्तेमाल करते हैं। सक्ता की अलामत के नीचे एक नुक्ता लगा दिया जाता है तो ये अलामत बन जाती है। मिसाल देखें, इस्लामाबाद पाकिस्तान का, आगे हमने वक्फ़ा की अलामत डाल दी। दिल्ली भारत का, आगे हमने वक्फ़ा की अलामत डाल दी। लंदन बरतानिया का, और ओस्लो नॉर्वे का दारुल-हुकूमत है। इस तरह से वक्फ़े की अलामत डाल के, इसी तरह से आप लिख सकते हैं कि कराची, लाहौर पाकिस्तान के, दिल्ली, मुंबई भारत के, लंदन, मैनचेस्टर बरतानिया के अहम शहर हैं। इसी तरह से फसलें वगैरह, लोगों की, शोरा कराम की, अदीबों की किताबें, जैसे बांगे दरा, बाले जबरील, रमगाने हिजाज इकबाल की, नक्श फ़रियाद, इसमें वक्फ़ा आगे डाल देंगे, नक्श फ़रियादी, दस्ते सबा, फैज़ की, और इस तरह से किसी और शायर की किताबें आगे। फिर आता है जी राब्ता, वक्फ़े लाज़म है। इबारत में सक्ता और वक्फ़ा से ज़्यादा ठहराव, इबारत में सक्ता और वक्फ़ा से ज़्यादा ठहराव को ज़ाहिर करने वाली जो अलामत है वो राब्ता कहलाती है। इसी तरह से जुमले के दो मुख्तलिफ़ अज्ज़ा को मिलाने के लिए भी इस अलामत का इस्तेमाल होता है, इसकी दो तारीफ़ें बनती हैं। इसकी मिसाल देखें, सच है, अलामत इसकी जो है दो नुक्ते हैं ऊपर और नीचे, ये इसकी अलामत है। थोड़े से लंबाई के रुख पे ये नुक्ते होते हैं, जैसे ख़त्मे का होता है। सच है और आगे ये अलामत लग जाएगी राब्ता की। इत्फ़ाक़ में बरकत है, ये अलामत जो है सच है कि इत्फ़ाक़ में बरकत है, ये अलामत उड़ जाएगी, यानी कह के या मतबादल आएगी। फिर मिसाल है, किसी ने सच कहा है, फिर ये अलामत आ जाएगी उदार मोहब्बत की कैंची है। अब आते हैं ख़त्मा की तरफ, वक्फ़े मुतलक यानी मुकम्मल ये ख़त्मा है, वहाँ पे रुकना पड़ता है हर सूरत। जुमले की तकमील को ज़ाहिर करने वाली अलामत है, यानी इस पे जुमला मुकम्मल हो जाता है। इस तरह से मुख़फ़फ़ात जो उर्दू में इस्तेमाल किए जाते हैं
ان کے درمیان یہ علامت آتی ہے. مثلا آپ MBBS کہتے ہیں تو MBBS ان کے درمیان جو نقطہ لگایا جاتا ہے وہ ختمہ ہے. پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ریاست ہے. جملہ مکمل ہوا تو اس کے آخر پہ یہ ختمہ کی علامت جو ہے یہ آ رہی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں اردو کے آزاد نظم کے بہترین شاعر قرار پاتے ہیں، بانیوں میں تھے. نون میم راشد بہترین نظم گو شاعر تھے. نظر محمد راشد، نون میم راشد. اسی طرح سے میم شین میاں محمد شفیع تھے، ان کی ڈائری کے ذکر آتا ہے. تو اس طرح سے مخففات کے درمیان بھی یہ علامت جو ہے ختمہ کی آتی ہے. اب 5ویں علامت کی طرف آتے ہیں. یہ میرے بیٹو ہے تفصیلیہ. نام سے ظاہر ہے عبارت میں کسی قسم کی تفصیل درج کرنے کے لیے اس علامت کا استعمال ہوتا ہے. یہ علامت آتی ہے. علامت کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو جو رابطہ کی علامت تھی 2 نقطے اوپر نیچے اور آگے ایک اور خط نما نقطہ ہے جو نیچے والے نقطے سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اوپر والے سے اس کا فاصلہ ذرا زیادہ ہوتا ہے. یہ تفصیلیہ کی علامت ہے. مثلا بازار سے مندرجہ ذیل چیزیں لیتے آنا گھر سے کہا گیا ہے. چاول، چینی، گھی، سیب اور کیلے وغیرہ یہ چیزیں اس طرح سے لکھا جاتا ہے. پھر مثال ہے پاکستان کی مشہور فصلیں یہ ہیں، آگے یہ علامت آتی ہے گندم، چاول، گنا اور کپاس. اسی طرح سے پاکستان کے مشہور شہر، پاکستان کی مشہور بندرگاہیں، دنیا کے مشہور شہر، دنیا کے صنعتی ترقی یافتہ ممالک، کسی شاعر کی مشہور کتابیں، ان کی تفصیل، پاکستان کے کھلاڑیوں کے اہم کرکٹ کے کھلاڑیوں کے اہم کھلاڑیوں کے نام وغیرہ، ان کے علامت یہ آئے گی. واوین، عبارت میں کسی کی بات کو یعنی کسی اور کی بات ہے، ہم ہو بہو لکھنے کے لیے یہ علامت استعمال کریں گے. عبارت میں کسی کی بات کو ہو بہو لکھنے کے لیے یہ علامت آتی ہے. علامت اگر دیکھیں تو 2 کومے پہلے اور پھر سیدھے، الٹے اور سیدھے، اور یہ اس کے درمیان میں کسی کی کہی ہوئی بات آ جائے گی. قائد اعظم نے فرمایا، علامت لگائی ادھر کام، سکتہ ڈالا کام، اور ادھر بھی یہ علامت لگا دی تو یہ واوین کہلائی. امی جان نے کہا تھا بیٹا آج جلدی گھر آ جانا. بیٹا آج جلدی گھر آ جانا یہ امی کی کہی ہوئی ہو بہو بات ہے، تو اس میں ہم نے کوئی تبدیلی نہیں کی. تو یہ تفصیلیہ کی جو ہے یہ واوین کی جو ہے وہ مثالیں ہم دے رہے تھے. اب ہم آگے آتے ہیں ندائیہ، فجائیہ، استجابیہ. بظاہر یہ 3 ہیں علامتیں، لیکن ان کی علامت جو ہے وہ ایک ہی ہے. فرق یہ ہے کہ ندائیہ ندا سے ہے آواز دینا، پکارنا، مخاطب کرنا. دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ علامت دیکھ لیں پہلے تینوں کی. ندائیہ جو ہے یہ آواز دینے کو کہتے ہیں، پکارنے کو کہتے ہیں، مخاطب کرنے کو کہتے ہیں، خطاب کرنے کو کہتے ہیں. فجائیہ جو ہے یہ جذبات کے اظہار کے لیے ہے. عبارت میں جذبات کا اظہار ہے، غم، خوشی ہے، افسوس وغیرہ ہے، اس کے اظہار کے لیے جو ہے اس کو ہم فجائیہ کہیں گے. اسی طرح سے استجابیہ جو ہے یہ حیرت کے لیے بھی ہے اور خواہش کے لیے بھی ہے، یعنی کاش وغیرہ. تو دیکھیں آواز دینے، پکارنے، جذبات کے اظہار کرنے، غم، خوشی وغیرہ، حیرت، خواہش کا اظہار کرنے کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے. علامت یہ ہے، ایک الف جا 1 ڈال کے نیچے نقطہ ڈال دیں. اے خدا ہمارے حال پر رحم فرما، یہ ندائیہ ہے. خدایا ہمارے حال پر رحم فرما یا اے خدا ہمارے حال پر رحم فرما. جیسے جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ کہتے ہیں خواتین و حضرات، تو وہ مخاطب کیا جاتا ہے. اختر ادھر آؤ، یہ آواز دی جا رہی ہے، پکارا جا رہا ہے. پھر ہم آگے آتے ہیں افسوس ہم میچ ہار گئے، فجائیہ. آہا ہم میچ جیت گئے. افسوس کے آگے ہم نے یہ علامت ڈالنی ہے آہا ہم میچ جیت گئے. تو یہ فجائیہ کہلائے گی. آگے ہم آتے ہیں کاش، یہ استجابیہ ہے. کاش ہم میچ جیت جاتے، استجابیہ. کیسا حسین منظر ہے، پھر بھی یہ استجابیہ. اب ہم آتے ہیں قوسین کی طرف. عبارت میں
जुमला मोतरज़ा की निशानदही के लिए ये अलामत आती है। अलामत है, ये छोटी ब्रैकेट है, इसके दरमियान जुमला मोतरज़ा लिखा जाता है। देखें मिसाल, बारक ओबामा साबिक अमरीकी सदर, ये जुमला मोतरज़ा है कि जो मज़ीद वजाहत के लिए जब हम कोई बात जो है वो करते हैं, कौसैन के अंदर डाल देते हैं छोटी ब्रैकेट में, स्याह फाम है, बारक ओबामा स्याह फाम है, बहुत सारे लोगों को पता चल जाता, लेकिन जिनको नहीं पता कि वो साबिक अमरीकी सदर है तो उनको भी पता चल जाएगा, इसलिए मज़ीद वजाहत के लिए इस तरह से लिखा। डोनाल्ड ट्रंप, बहुत सारे लोग जानते हैं मौजूदा अमरीकी सदर, डोनाल्ड ट्रंप मौजूदा अमरीकी सदर, हमने ब्रैकेट में, छोटी ब्रैकेट में डाला, कौसैन में डाला इसको, जुमला मोतरज़ा को। इंतहाई बेवकूफ़ है, सब जानते हैं, जो ख़बरें सुनते हैं देखते हैं उसकी बेवकूफ़ियों को। ख़त, जुमला मोतरज़ा के लिए कौसैन के मुतबादल ये अलामत आती है या आता है ख़त। जुमला मोतरज़ा के लिए कौसैन के मुतबादल के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, यानी जुमला मोतरज़ा आ गया इबारत में, हमने लिखना पड़ा, हमने कौसैन की जगह इसको ख़त को डाला। फ़र्क ये है कि बाज़ का जुमला मोतरज़ा जो है वो ज़्यादा जो है वो तवील होता है, तो मेरी राय में कौसैन के लिए जुमला मोतरज़ा जो है वो तवील नहीं होना चाहिए, और ख़त अगर आ रहा है, तवील जुमला आ रहा है तो फिर ख़त का इस्तेमाल करना चाहिए। पहले ये ख़त की अलामत शुरू में डाली, फिर जुमला मोतरज़ा लिखा, फिर उसके बाद भी ये अलामत डाल के बाकी जो है वो इबारत मुकम्मल की। देखें, मेरा कलम ख़त खींचा गया, जो कल गुम हुआ था, गुम हो गया था, या जो कल गुम गया था, ये जुमला मोतरज़ा है, मिल गया है। कहना क्या था, मेरा कलम मिल गया है, इसका मतलब ये था कि चोरी हुआ है, लेकिन जो कल गुम हुआ था मज़ीद वजाहत होगी कि कल गुम हुआ था। इसी तरह से देखें मिसाल, राशिद, आगे ख़त की अलामत खींची, अरशद का बड़ा भाई, जुमला मोतरज़ा लिखा, फिर ख़त की अलामत खींची, बीमार है, राशिद बीमार है, बहुत सारे लोगों को पता चल जाता, लेकिन अरशद का बड़ा भाई तो मज़ीद वजाहत होगी। तो ये हमने आज 9 अलामात जो है लेक्चर नंबर 2 में हमने इनका ज़िक्र किया है। मेरे बेटों, कल इंशाअल्लाह जो है वो लेक्चर नंबर 3 में मज़ीद जो अलामात रह गई हैं उनका तज़किरा किया जाएगा, उनकी मिसालों का ज़िक्र किया जाएगा, उनकी अलामात का ज़िक्र किया जाएगा। तो आज के लेक्चर से रमूज़ व काफ़ पे जो था, ये बात अच्छी तरह से आपने समझ ली होगी कि रमूज़ व काफ़ जो हैं वो ऐसी अलामात हैं जिनकी मदद से हम लिखी हुई इबारात को बेहतर अंदाज में उनके मानी और मफ़हूम को अच्छे तरीके से समझते हुए कि कहाँ हमने ठहरना है, कहाँ हमने चलना है, आगे बढ़ना है, कहाँ हमने मुकम्मल तौर पर रुकना है, और ये किस किस्म की अलामात हैं, इनका मफ़हूम क्या है, इनका इबारत पे असर क्या पड़ता है, ये हमने आज समझा है। तो आज का लेक्चर इख्तिताम पज़ीर हुआ। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलाम।